चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका एफटीआई क्लासेस में। और ये हमारा जो लेक्चर रहेगा, ये लेक्चर नंबर 10 है। और ये हमारा जो लेक्चर है वो म्यूजिक से रिलेटेड है और हम लोग इसमें थ्योरी देखेंगे म्यूजिक का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो म्यूजिक से रिलेटेड है और हम लोग एफटीआई क्लासेस में लेक्चर 10 की तरफ 10वां लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें इसके थ्योरी के बारे में देखते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज बिलीव्ड टू बी ओरिजिनेटेड अराउंड 300 ईयर एगो। मतलब ये 3000 साल पहले का इसका उत्पत्ति हुआ है। द रूट ऑफ द म्यूजिक आर फाउंड इन द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट नाट्य शास्त्र रिटन बाय भरत मुनि। जैसे हम लोगों ने डांस फॉर्म भी देखा था, तो उनकी जो बुक है नाट्य शास्त्र, उसमें उसका जिक्र हुआ है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि म्यूजिक से रिलेटेड देख रहे हैं, तो उन्हीं की बुक है जो नाट्य शास्त्र, उसी से जो इसका रूट माना गया है, जिसे इसका कुछ उल्लेख है उसमें दिया गया है। जैसे इसे हिंदी में देखते हैं, माना जाता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति लगभग 3000 साल पहले हुई थी। इस संगीत की जड़ें भरत मुनि द्वारा रचित प्राचीन सांस्कृतिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र में लिखित है, मिलती है। मतलब नाट्य शास्त्र में लिखा गया है। ठीक, जैसे टू मेजर ट्रेडिशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्म इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया कहने का मतलब कि ये जो यूपी बिहार के आसपास के जो रीजन के एरिया के जो स्टेट है वहाँ पे। और कर्नाटिक म्यूजिक परफॉर्म्स मेनली इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया मतलब केरला वगैरह की बात कर रहा है, आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है और तेलंगाना की बात कर रहा है। जो साउथ में स्टेट है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, भारतीय शास्त्रीय संगीत दो मुख्य परंपराएं हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में बजाया जाता है, और कर्नाटक संगीत जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत के में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे और देखते हैं। ठीक, संगीत रत्नकार रिटन बाय, यहाँ पे इनके जो रचयिता हैं वो संगरदेव हैं, शारंगदेव हैं। Sarangdev in 13th century is considered as the classical manuscript for the both Carnatic and Hindustani classical music। जो 13वीं शताब्दी में सारंगदेव द्वारा रचित संगीत रत्नकार को कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों के लिए सर्वमान्य और प्रतिष्ठित ग्रंथ माना जाता है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे कि स्वर के बारे में। तो स्वर मतलब हम लोग जानते हैं कि सारेगामापा जो है वो स्वर के रूप में हम लोग देखते हैं म्यूजिक में। अगर स्वर देखें तो स्वर इज द सक्सेसिव स्टेप ऑफ द ऑक्टेव is called saptak. This is also known as a dimension of the pitch, notes or frequencies. Traditional there are 7 swar, 7 स्वर होते हैं। ठीक, in Indian classical music which are the sadza और सा, ऋषवा री, मतलब जो सा को हम लोग देखते हैं वो सदजा से है, ऋषवा को देखते हैं री से, गंधार को देखते हैं गा से, मध्यमा को देखते हैं मा से, पंचमा को देखते हैं पा से, और धावी वता को देखते हैं धा से, और निषधा को देखते हैं नी से। तो कलेक्टिवली दिस 7 स्वर आर कॉल्ड सप्तक। सप्तक किसे, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सप्तक किसे कहते हैं, तो कलेक्टिवली 7 स्वर आर कॉल्ड सप्तक। It's said that sadza or sa is the basic swar from the all other 6 स्वर आर प्रोड्यूस। सबसे बेसिक जो स्वर है वो शाह है। ठीक, और जैसे यहाँ पे वही चीज को हिंदी में मैंने ट्रांसलेट करके 2 पार्ट में मैंने डिवाइड करके इसलिए लिखा है ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक, तो सबसे बेसिक जो मूल स्वर है वो शाह है। इसमें 7 स्वर होते हैं और उसके जो नाम है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। अमंग दिस 7 स्वर द फर्स्ट एंड फिफ्थ, जो पहला और पांचवा है, सा एंड पा आर कंसिडर एकल फिक्स्ड स्वर। ये कभी अल्टर नहीं हो सकते। अल्टर नहीं, जैसे इसको बदला नहीं जा सकता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। दिस आर अनअल्टरेबल, दिस मीन्स दे आर ऑलवेज शुद्ध। ये प्योर स्वर है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वाइल द रिमेन्स 5 कैन बी डिफरेंट पिचेस इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड चतुश्रुति और सतश्रुति और प्रति, किसकी और काकाली इन कर्नाटिक म्यूजिक। With these different pieces, there are 12 swar in Hindustani classical music and 16 swar in the Carnatic classical music। मतलब यहाँ पे हिंदी में आप समझिए कि इन 7 स्वरों में से पहले और 5वें स्वर यानी सा और पा को उच्चल स्थिर स्वर माना जाता है। मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। ये अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि ये हमेशा शुद्ध स्वर होते हैं, जबकि शेष 5 स्वरों में विभिन्न पिच हो सकते हैं। और जो 5 बच गए, पहला और पांचवा को छोड़ के जो 5 बचे हैं, उनमें बदलाव हो सकता है, उसमें पिचेस को आप चेंज कर सकते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कोमल या त्रिव, और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में चतुश्रुति और श्रुति, प्रति, कैसिकी या काकली, इन विभिन्न पंचों में के साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कुल 12 स्वर और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में 16 स्वर होते हैं। ठीक,
यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे इसके नाम बता दिए कि स से सदजा होता है, तो उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए कि दिस स्वर आल्सो रिप्रेजेंट वेरियस गॉड, ये गॉड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सा जो है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, रे जो है ब्रह्मा को रिप्रेजेंट किया जाता है, गा जो है सरस्वती जी को रिप्रेजेंट किया जाता है इससे, माँ है शिवा को किया जाता है, पा है जो विष्णु को किया जाता है, और धा है गणेश को, और नी है सूर्य को। इस स्वर इस ईच स्वर इज एसोसिएटेड विद द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्टिकुलर बर्ड और एनिमल। प्रत्येक स्वर किसी विशेष पक्षी पशु द्वारा उत्पन्न ध्वनि से जुड़ा है, ठीक। एसोसिएट विद अ प्लैनेट, ग्रह से है जुड़ा हुआ, ठीक। विथ कलर एंड 7 चक्र इन द बॉडी, ये ग्रहों से जुड़ा है, कलर से जुड़ा हुआ है, चक्र से जुड़ा है, बॉडी में जो 7 चक्र होते हैं उससे जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये हमारा स्वर के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा स्वर खत्म हुआ। अब हम लोग राग देखेंगे। राग क्या होता है? राग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स, स्वरों का कॉम्बिनेशन जब हो जाता है, जैसे सा पा सब, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, इन सबको मिला के कुछ जब हम लोग गाते हैं या उसको कंबाइन करके कुछ बोलते हैं तो उसको हम लोग राग बोलते हैं। राग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स विथ ए स्पेसिफिक स्केल विच कैन बी इम्प्रोवाइज्ड बाय अ प्लेयर ऑफ द रागा। मतलब जो गाते हैं उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से, अपने गले के मॉड्यूलेशन के हिसाब से वो गा सकते हैं। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द स्केल, द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग स्केल, आरोह और अवरोह आर डिफाइंड सेपरेटली। Traditionally, each raga is associated with emotions, सेशन एंड टाइम एंड मूड्स। ये मूड और टाइम और इमोशन सबको ये बताता है, ठीक। जैसे राग एक विशिष्ट पैमाने के 7 स्वरों का एक संयोजक है, जिसे राग प्रस्तुत करने वाले कलाकार द्वारा तत्कालीन रूप से विस्तार किया जा सकता है, ठीक, इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। इसे पैमाने के ढांचे के भीतर आरोह और अवरोह, चढ़ते और उतरते क्रम को अलग से परिभाषित किया जाता है। पारंपरिक रूप से प्रत्येक राग किसी विशेष भावना, श्रुति, समय और मनोदशा से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये जो राग है, ये राग जो है ये तो किसी न किसी स्वर से मिलकर बना हुआ है, और ये किसी न किसी इमोशन जैसे भाव से जुड़ा हुआ है, ठीक। जब आप कोई जैसे किसी प्रकार का जैसे कोई गाना गा रहे हैं या कोई राग बना रहे हैं, तो वो राग जो है कभी वो वियोग से जुड़ सकता है, कभी वो समय से जुड़ सकता है, कभी वो दोष या दुख या किसी प्रकार का आप भाव उत्पन्न कर सकते हैं राग से, ठीक। हम लोग आगे पढ़ते हैं। रागस कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ नोट्स। इसको कैटेगराइज किया गया है नंबर ऑफ नोट्स पे, ठीक, कितने नोट्स हैं उसमें, उस पे ये बेस्ड है। इन देयर असेंडिंग मतलब चढ़ते क्रम में, जब जैसे 1 2 3 ऊपर बढ़ते क्रम को हम लोग असेंडिंग बोलते हैं, आरोह बोलते हैं हिंदी में, एंड डिसेंडिंग, जैसे अब हम लोग 100 से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, 99 98 ऐसे, तो वो अवरोह होता है। स्केल कॉल्ड जति, नंबर ऑफ नोट्स इन देयर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। जैसे अगर हम लोग कैटेगराइज करें नंबर ऑफ नोट्स से और बढ़ते और घटते क्रम में, तो उसको हम जति बोलते हैं, ठीक। और रागा may have all the 7 स्वर, that is called संपूर्ण मतलब होता है सभी, ठीक। और may have favor स्वर नंबर may also differ in the ascending and descending order. As example, raga Bhimpalsi have 5 स्वर, raga Bhimpalsi has 5 स्वर in the ascending order and 7 स्वर in descending order. जब आप ascending order में देखेंगे तो वो 5 है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो 7 है। किसमें? रागा भीम प्लाशी में, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं, रागों को उनके आरोह और अवरोह पैमाने में स्वर की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसे हम जाति कहते हैं, जाति, ठीक, ये जाति कहते हैं, ठीक। ऐसे राग में सभी 7 स्वर हो सकते हैं, जिसे संपूर्ण कहा जाता है, या उससे कम स्वर भी हो सकते हैं। और अवरोह क्रम में स्वरों की संख्या भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए राग भीम प्लाशी के अवरोह में 5 स्वर होते हैं और अवरोह में 7 स्वर होते हैं। देयर आर 100 ऑफ रागास इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। अमंग दीज सम फेमस रागास आर भैरवी, हिंडोल, मेघा, श्री रागा, दीपक, मलखांस और मल्हार। ये सब रागास हैं, ठीक, जिसे हम लोग जानते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सैकड़ों राग हैं। उनमें से कुछ प्रसिद्ध राग जैसे भैरवी, हिंडाल, मेघ, श्रीराग, दीपक, मालकौस और मल्हार, ये सब बहुत फेमस राग हैं, ठीक। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे फेमस पॉपुलर राग के बारे में, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिंदुस्तानी और
इक्विवेलेंट कर्नेटिक राग दोनों दिया है। जैसे मान लीजिए, जैसे इक्विवेलेंट क्यों लिखा है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे तुलनात्मक बात कर रहा है, जैसे तुलना करेगा कि हिंदुस्तानी जो राग है और जो कर्नाटिक राग है, उन दोनों में सिमिलरिटीज किसमें है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भैरव लिखा हुआ है और यहाँ पे मायामाल गौल लिखा है, ठीक, तो इन दोनों को सिमिलर माना जाता है, ठीक, ये दोनों एक दूसरे से तुलना किया जाता है कि ये एक जैसे हैं, ठीक। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट, जैसे समतुल्य कर्नाटक राग, उसके तुलना में सिमिलरिटीज है, ठीक, उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे टाइम ऑफ प्ले किस समय गाया जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है, ब्रीफ आइडिया दिया है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके कि राग भैरव क्या है। भैरव जो राग है वो अर्ली मॉर्निंग में, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग कहने का मतलब यह है कि भोर, भोर मतलब होता है कि आप 3:30 से लेके 5:30 तक की बात कर रहे हैं, ठीक, ये भोर के समय में इसको गाया जाता है, ठीक। और लेट मॉर्निंग की बात करेगा तो 5:30 से जब तक सूर्य निकल नहीं जाता, जैसे 7:30 तक मान के चलिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, भैरव लिटरली मीन्स अवेक इंस्पायर, इट इज अनदर नेम ऑफ शिवा, इज वन ऑफ द मोर फियरसम मूड्स। फियरसम मतलब भयानक रूप की बात कर रहे हैं, जैसे बहुत ज्यादा विकराल रूप ले लेते हैं शंकर भगवान। भैरव का शाब्दिक अर्थ होता है भय, विस्मय जगाने वाला, ठीक, भयानक रूप को उत्पन्न करने वाला, ठीक, भैरव। फिर यहाँ पे मालकाउंस करके राग दिया हुआ है, ये अर्ली मॉर्निंग में, जैसे ये भी भोर में ही गाया जाता है, और यहाँ पे कोई तुलनात्मक चीजें नहीं बताई गई कर्नाटिक से, ठीक। इट्स बिलीव दैट दिस रागा इज क्रिएटेड बाय गॉडेस पार्वती टू काम डाउन लॉर्ड शिवा। जैसे शंकर भगवान बहुत भयानक रूप ले लिए, तो उनको शांत करने के लिए इस राग को बनाया गया था पार्वती जी के द्वारा, जो गॉडेस पार्वती, जैसे जो देवी पार्वती थी, उनके द्वारा ये क्रिएट किया गया था ताकि वो शंकर भगवान को शांत कर पाए, ठीक। अब हम लोग तीसरे राग की तरफ बढ़ेंगे, असावरी। असावरी जो है लेट मॉर्निंग, वही बताया ना, 5:30 टू 7:30 के आसपास, और इसको जो है क्या बोलते हैं, कर्नाटिक से तुलना किया गया है, उसका नाम है नाम भैरवी। जैसे असारवी को नाम भैरवी से तुलना किया गया, इट्स बिलोंग टू द असारवी थॉट, ठीक, ये असारवी थॉट के अंतर्गत आता है, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे भैरवी, ये भैरव है, हम जहाँ पे भयानक अवेक इंस्पायरिंग, जैसे भयानक फियरसम मूड उत्पन्न करता है इसको गाने राग से, भयानक रूप धारण कर लेते हैं शंकर भगवान। लेकिन ये जो भैरवी है उसके बारे में, भैरव से अलग है, और उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ये लेट मॉर्निंग में गाया जाता है। भैरव जो है अर्ली मॉर्निंग में गाया जाता है, और भैरवी जो है लेट मॉर्निंग में गाया जाता है, ठीक। और इसका जो तुलनात्मक जो कर्नाटिक से तुलना किया जाता है, सिमिलरिटी देखी जाती है, इस सिद्धू भैरवी से देखा जाता है, सिद्धू भैरवी। राग भैरवी इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ किंग ऑफ मॉर्निंग रागास। इसको सुबह का जो जैसे लेट मॉर्निंग में जैसे सबसे पहले सुबह के टाइम पे जो गाया जाता है, उसमें इस राग को राजा कहा जाता है, ठीक। राग भैरवी इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ किंग ऑफ मॉर्निंग रागास। राग जो है उसमें इसको राजा कहा गया है। इट प्रोड्यूस अ रिच एटमॉस्फेयर, बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर बनाता है। बिलोंग टू द भैरवी थॉट से के अंतर्गत आता है। राग भैरवी को अक्सर सुबह के रागों का राजा कहा जाता है। यह एक समृद्ध वातावरण बनाता है, ठीक। यह भैरवी घाट से संबंधित है, ठीक। इसके बारे में आप जरूर जानिएगा, और ये जिस तरीके से दिया, इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं, इसको प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। बिलावल या विलावल, ठीक, ये लेट मॉर्निंग में गाया जाता है, और इसका जो तुलना किया जाता है कर्नाटिक से, वो है धीरा शंकरा भरणम, ठीक। तो ये जो है विलावल इज नेम्ड आफ्टर वेरावल, गुजरात, ठीक। वेरावल का नाम वेरावल गुजरात के नाम पर रखा गया है, ठीक। ये लेट मॉर्निंग में गाया जाता है। ये जरूर ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, टाइम से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है हमेशा, ठीक, ये जरूर याद रखिए, ठीक। तोड़ी जो है लेट मॉर्निंग में गाया जाता है, देर सुबह में ये भी गाया जाता है। और शुभ पंतुअरली, ये जो कर्नाटिक रागाज है इससे रिलेटेड है, ये सिमिलरिटीज इससे इसकी मानी जाती है कि इससे ये सिमिलर है, ठीक, तुलना किया जाता है। दिस रागा इज रेफर्ड एज अ मियान की तोड़ी और दरबारी तोड़ी, बिलोंग टू द तोड़ी थॉट। इस राग को मियाँ की तोड़ी या दरबारी तोड़ी भी कहा जाता है, मियाँ की तोड़ी और दरबारी तोड़ी भी कहा जाता है, और तोड़ी थॉट्स के अंतर्गत आता है, ठीक। कल्याण यमन इवनिंग में, ये देखिए, अब हम लोग मॉर्निंग में देख रहे थे, अब इवनिंग में देख रहे हैं। इवनिंग मतलब शाम के समय की बात कर रहे हैं, ठीक। कल्याणी, ये कर्नाटिक राग में कल्याणी राग है, जिसको इससे तुलना किया जाता है, और यहाँ पे कल्याण है, यहाँ पे कल्याणी है। इट इज पर्टिकुलरली प्रैक्टिस्ड इन डिवोशनल सॉन्ग एंड इट्स नेम ड्राइव द मीनिंग ब्लेसिंग। यह विशेष रूप से भक्ति गीतों में उपयोग किया जाता है, ठीक, जो भक्ति गीत है उसमें उपयोग किया जाता है, और इसमें इसके नाम का अर्थ आशीर्वाद से लिया गया है, आशीर्वाद से लिया गया, मतलब ब्लेसिंग से लिया गया है। कल्याण मतलब कल्याण हो, नहीं बोलते हम लोग कल्याण हो, तो उससे लिया गया है, ठीक। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे मारवा, ये सनसेट,
सूर्यास्त का समय, जब सूर्य अस्त हो रहा होगा, जैसे सूर्य धीरे धीरे ढलता जाता है ऐसे 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 और खत्म होता रहता है, तब ये राग गाया जाता है, मारवा राग। और गमनाश्रम, गमनाश्रम जो है इससे सिमिलरिटीज माना जाता है मारवा से, ठीक। नोन एज सनसेट राग, इसको सनसेट राग के, सूर्यास्त के राग के रूप में जाना जाता है। सनसेट, ये खुद ही मारवा राग जो है वो सनसेट के समय गाया भी जाता है और ये सनसेट राग के तौर पे जाना भी जाता है, ठीक। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पूर्वी, पूर्वी जो राग है ये इवनिंग के टाइम पे, शाम के समय गाया जाता है। और कर्मवर्धनी, वर्धनी, कर्मवर्धनी, कामवर्धनी, जैसे पूर्वी राग को हम लोग कामवर्धनी राग जो कर्नाटिक राग है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं, इसके इक्विवेलेंट मानते हैं, इसके समतुल्य कर्नाटिक राग है, ठीक। अब इसका हम लोग ब्रीफ आइडिया देखेंगे क्या है। इट्स बिलोंग टू द पूर्वी थॉट, ये पूर्वी थॉट से है। पूर्वी राग हैज करेक्टराइज्ड बाय क्वाइट एंड सीरियस नेचर, क्वाइट एंड सीरियस नेचर, एंड इट आल्सो इज अ माइस्टिकल समटाइम। पूर्वी थाट का राग है, पूर्वी थाट का राग है। पूर्वी राग शांत और गंभीर प्रकृति को का होता है, मतलब प्राकृतिक गंभीर और प्राकृतिक शांत और गंभीर प्राकृतिक का होता है। कभी कभी यह रहस्यमयी भी लगता है, जैसे मैस्टिकल समटाइम, जैसे रहस्यमयी। पूर्वी जो राग है ये रहस्यमयी है, मैस्टिकल रहस्यमयी। श्री, श्री राग जो है इवनिंग में, शाम को गाया जाता है। श्री राग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट राग ऑफ द इंडिया, सबसे माना जाता है कि ओल्डेस्ट है, ठीक। इट्स बिलोंग टू पूर्वी थॉट, ये पूर्वी थॉट से बिलोंग करता है। ट्रेडिशनली एसोसिएट विथ लॉर्ड शिवा, और शिवा से एसोसिएटेड, इनके से संबंधित है, शिवाजी से, मतलब भगवान शिव से संबंधित है, ठीक। दीपक, राग दीपक जो है इवनिंग में ही गाया जाता है, ठीक। दीज आर लीजेंड्स अबाउट तानसेन दैट ही लाइट अप लैम्प बाय परफॉर्मिंग राग दीपक। तानसेन के बारे में किवंदितीय है कि, मतलब कि एक ऐसा बात कहा जाता है, उनके बारे में ऐसी बातें कही जाती है कि वो जब दीपक राग गाते थे तो दीप जल जाती थी, ठीक, गाकर दिए जला दिए थे। इस तरीके का इनके बारे में थॉट है लोगों का, ठीक। जो हमारे मेडिवल में जब तानसेन के बारे में लिखा गया है तो वहाँ पे ये कहा गया है कि वो दीप जला दिए थे इस राग को गा के, ठीक। तो जो राग दीपक है जिसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ये शाम को गाया जाता है और यहाँ पे कर्नाटिक से रिलेटेड नहीं है, और ये श्री राग भी कर्नाटिक से संबंधित नहीं है। लेकिन श्री राग जो है ये हमारे पूर्वी थॉट से है, लेकिन ये जो है दीपक, राग दीपक, ये तानसेन के द्वारा गाया जाता था, ठीक। खमाज, खमाज जो है लेट नाइट, रात को गाया जाता है, ठीक है। और ये जो कर्नाटिक डांस है, ये कर्नाटिक म्यूजिक है, उस राग है, कर्नाटिक राग जो है, रागज है, वो है हरिकम्बोजी, हरिकम्बोजी। खमाज को हरिकम्बोजी से कंपेयर किया जाता है। दिस राग इज लाइट हार्टेड वन, वेरी पॉपुलर इन द इंडियन म्यूजिकल जनर ऑफ ठुमरीज। यह एक चंचल और हल्का फुल्का राग है जो भारतीय संगीत की ठुमरी शैली में बहुत लोकप्रिय है, ठीक। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। काफी, ये रात को गाया जाता है, रात को। और खरहर प्रिय, खरहर प्रिय जो ये कर्नाटिक म्यूजिक है इससे कंपेयर किया जाता है। जो कर्नाटिक राग है ये काफी राग से, राग काफी से कंपेयर किया जाता है, ठीक। मेनली सॉन्ग इन डिफरेंट फॉक म्यूजिक लाइक कीर्तन, भजन, हपा होरी, दादरा, कंपोज इन काफी राग। विभिन्न लोक संगीत जैसे कीर्तन, भजन, टपा होरी और दादरा के कई गीत काफी राग में रचे जाते हैं, ठीक। बागेश्वरी, लेट नाइट, ये भी रात को गाया जाता है। इट्स ब्यूटीफुल दैट इट्स नेम आफ्टर द गॉडेस ऑफ म्यूजिक। यह इतना सुंदर राग है कि इसका नाम स्वयं संगीत की देवी बागेश्वरी सरस्वती के नाम पर रखा गया है। बागेश्वरी मतलब सरस्वती होता है, ठीक। और ये लेट नाइट मतलब रात को गाया जाता है, देर रात को। बिहाग, बिहाग जो है वो लेट नाइट परफॉर्म किया जाता है और इसका कोई कर्नाटिक कंपेरिजन नहीं है। दिस रागा बिलोंग टू द विलावल थाट, विलावल थाट हम लोगों ने ऊपर देखा था। और दिस रागा इज मेलोडियस इन नेचर एंड यूजेस ऑल 7 स्वर्स। यह राग बिलावट थाट के अंतर्गत आता है। यह राग अत्यंत मधुर प्रकृति का होता है, बहुत मेलोडियस होता है और इसमें सभी 7 स्वरों का उपयोग किया होता है। मतलब इसमें जो सारे गा मा पा और ये को अल्टर नहीं किया जाता है। गा सारे गा पा धा नी, सारे गा पा धा नी। तो ये जो 7 स्वर है इसमें पहला और 5वां जो स्वर है इसको अल्टर नहीं किया जा सकता है। तो इन सारों स्वर का जो यूज होता है वो बिहाग राग में यूज किया जाता है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे भूपाली राग। भूपाली राग, भूपाली इवनिंग और लेट नाइट, शाम या रात्रि का प्रथम प्रहर में गाया जाता है, ठीक। और मोहनम,
मोहनम जो राग है इसको कर्नाटिक राग जो है उससे कंपेयर किया जाता है भोपाली राग से, ठीक। इट्स बिलोंग टू कल्याण थॉट। कल्याण मैंने बताया ना, कल्याण हो, यह एक आशीर्वाद का जैसे लिया गया उस तरीके का थॉट है। जनरली डिवोशनल सॉन्ग आर कंपोज इन द राग, यह कल्याण थॉट के अंतर्गत आता है। आमतौर पर इस राग में भक्ति गीत रचे जाते हैं, ठीक। और भीम प्लासी लेट आफ्टरनून टू सनसेट, मतलब तीसरा प्रहर, मतलब दोपहर के बाद सूर्यास्त। जैसे हम लोग दोपहर देखते हैं 12-1 बजे के बाद, 1 बजे से जो शाम के 6 बजे के बीच का समय होता है उसमें ये परफॉर्म किया जाता है भीम प्लासी, ठीक। इसका कंपेयर कोई नहीं है कर्नाटिक से। और राग भीम प्लासी बिलोंग टू द काफी थाट, हमने पहले ही काफी थाट देखा था। राग भीम प्लासी काफी थाट से संबंधित है, ठीक। दरबारी कन्हाड़ा, ठीक। लेट इवनिंग एंड सम टाइम मिड नाइट, लेट इवनिंग मतलब देर शाम, जैसे 6 से 7 से 8 के बीच की बात कर रहा है। और काफी कभी कभी मध्य रात्रि मतलब 12 बजे रात की बात कर रहा है। इट्स बिलोंग टू द अशावरी थाट। It's believed that Mia Tansen brought this rag from Carnatic music into Hindustani classical music. यह अशावरी थाट के अंतर्गत आता है। माना जाता है कि मियां तानसेन इस राग को कर्नाटिक संगीत से हिंदुस्तानी संगीत में लाए थे, ठीक। यह राग याद रखिए, दरबारी कन्हाड़ा। अब थाट क्या होता है उसके बारे में हम लोग बहुत बार थाट ऐसे सुनने को मिल रहा है। तो थाट होता क्या है? थाट इज द बेसिक फ्रेमवर्क दैट हैज ऑल 7 स्वर एंड हैज ओनली आरोह, असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, ऊपर चढ़ते हुए। अकॉर्डिंग टू विष्णु नारायण भातखड़े देयर आर 10 थाट, 10 थाट माना गया है। असारवी, भैरवी, बिलवाल, काफी, कल्याण, खम्माज, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। All traditional rags uses in the Indian classical music are based on or variation of these 3 basic thought. जितने रागस यूज होते हैं वो इन सब 10 थॉट के अंतर्गत ही यूज होते हैं। Almost all the thoughts are also a rag but there have difference in basic definitions, ठीक। थाट वो मूल ढांचा है जिसमें सभी 7 स्वर होते हैं और इसमें केवल आरोह होता है। आरोह मतलब असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, मतलब चढ़ते क्रम में, ठीक। विष्णु नारायण भातखड़े के अनुसार 10 थाट होते हैं। असावरी, भैरवी, बिलवाल, काफी, कल्याण, खमाज, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उपयोग किए जाने वाले सभी पारंपरिक राग इन 10 बुनियादी थाटों पर आधारित हैं। लगभग सभी थाट एक राग भी हैं लेकिन उनकी बुनियादी परिभाषा के अंतर्गत होता है, ठीक। अब हम लोग नीचे देखेंगे विष्णु नारायण जो थे इनके बारे में हम लोग देखेंगे। ऊपर यहाँ पे इनके अंतर्गत जैसे इनके द्वारा भातखड़े के द्वारा 10 थाट माना गया, तो ये हैं कौन और किससे रिलेटेड है इनके बारे में। भारत में महानतम संगीतकारों और संगीत शास्त्रियों में से एक थे विष्णु नारायण भातखड़े। इनका जन्म 1860 में और हुआ था और इनकी मृत्यु 1936 में हुआ था, ठीक। उन्होंने संगीत पर कई पुस्तकें लिखी जिनमें स्वर मालिका एक बहुत प्रसिद्ध है, श्री मल्च संगीतम और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति इनमें से प्रमुख है। उन्होंने रागों को थाट प्रणाली में पुनर्वर्गीकृत किया। उन्होंने रागों के व्याकरण को आसान तरीके से समझने के लिए कई बंदिशों की भी रचना की, ठीक। अब हम लोग देखेंगे घराना, कौन से म्यूजिक किस घराने से आता है, ठीक। तो इसके पहले हम लोग घराना देखेंगे। घराना इज अ डिस्टिंक्टिव म्यूजिकल स्टाइल और स्कूल एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर म्यूजिशियन प्लेस इटीसी। जैसे घराना का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक किसी एक एरिया से गाया जाता है और वो उसी एरिया से उस तरीके की म्यूजिक उत्पन्न होगी, ठीक। तो यहाँ से प्लेसेस, म्यूजिशियंस, पर्टिकुलर ऐसे म्यूजिशियंस जो वहाँ पे गाते हैं तो वो सब इससे डिफाइन हो जाता है, ठीक। जैसे हम लखनऊ घराने में हम जाएंगे तो वहाँ के बंदिशें, वहाँ के तौर तरीके अलग रहेंगे। अगर हम लोग जयपुर घराना देखेंगे तो वहाँ के तौर तरीके अलग है। तो इससे हम लोग घराना को डिफाइन करेंगे, ठीक। हम घराना पे एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे म्यूजिक घराने के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द टर्म घराना ड्राइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड घर विच मीन्स हाउस। बेसिकली इट्स इंडिकेट द प्लेस फ्रॉम द वेयर द म्यूजिकल स्टाइल हैज ओरिजिनेटेड, जहाँ से म्यूजिकल स्टाइल ओरिजिनेटेड मतलब वहाँ से उत्पन्न हुआ है। एवरी घराना हैज ऑन डिस्टिंक्टिव फीचर्स दैट अडॉप्ट देयर ओन पर्टिकुलर अप्रोच टू प्रेजेंटेशन। उनका कुछ अलग अप्रोच, कुछ अलग म्यूजिक, कुछ अलग बंदिशें, कुछ अलग राग वहाँ के जो यूनिक रहेंगे उस पर हम लोग इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। टेक्निक एंड repertoire. A music tradition will be referred as gharana if the tradition survive more than 3 generation or 100 year, ठीक। तो यहाँ पे हिंदी में हम लोग देखते हैं कि घराना एक विशेष संगीत शैली और स्कूल में है जो विशेष संगीतकार, स्थान आदि से जुड़ा होता है। घराना शब्द हिंदी शब्द घर से बना हुआ है। मूल रूप से यह
उस स्थान को दर्शाता है जहां से संगीत शैली की उत्पत्ति हुई है। प्रत्येक घराने की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो प्रस्तुति तकनीक और प्रदर्शनों की सूची के लिए अपना विशेष दृष्टिकोण अपनाती है। किसी संगीत परंपरा को घराना तब कहा जाता है जब वह परंपरा 3 पीढ़ियों या 100 साल से अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं। ठीक, घराना कब कहा जाएगा? जब 100 साल से अधिक या 3 जनरेशन। ठीक, सम पॉपुलर घराना आज ग्वालियर घराना ओल्डेस्ट घराना है, बनारस घराना, पटियाला घराना, जयपुर घराना, किराना घराना और विष्णुपुर घराना। ठीक, कुछ लोकप्रिय हैं। ठीक, घराना ऑफ ठुमरीज आज बनारस, लखनऊ और पटियाला। फोक म्यूजिक लाइक दादरी, चत्ती, कजरी, होरी, झोल और सब जैनर ऑफ ठुमरी। मतलब ठुमरी के कुछ ये जैनर्स हैं। ठीक, सब जैनर्स मतलब उसके और बिखरता हुआ पार्ट है वो, एक तरीके से देखिए। ठुमरी के कुछ मुख्य घराने हैं बनारस, लखनऊ, पटियाला। लोक संगीत जैसे दादरा, चैती, कजरी, हुरी, झूला आदि ठुमरी के उप शैलियां हैं। मतलब उसके और भी डिवाइड होने के बाद और भी उत्पन्न हुआ ठुमरी के कुछ पार्ट है। ठीक, मेजर यहाँ पे देखेंगे मेजर फॉर्म्स स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी संगीत की प्रमुख शैलियां देखेंगे जैसे ध्रुपद है, ख्याल है, तराना है, ठुमरी है, टप्पा है, गजल है, कव्वाली है, भजन है, कीर्तन है। ये हिंदुस्तानी म्यूजिकल के कुछ स्टाइल है। ठीक, जैसे ध्रुपद जो है कंसिडर इज ओल्डेस्ट एंड स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ध्रुपद जो है ओल्डेस्ट और स्ट्रिक्ट फॉर्म है, मतलब बहुत ही, जैसे ध्रुपद को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना और कठोर रूप माना जाता है। ध्रुपद के विषय वस्तु मुख्य रूप से भक्ति प्रधान होता है। थीम्स आर ध्रुपद इज मेनली डिवोशनल इन नेचर। ठीक, तानसेन वाज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस स्टाइल। तानसेन को इस स्टाइल का, तानसेन इस शैली के महान व्याख्याता थे। इट्स रिक्वायर एफर्ट फ्रॉम द वोकल कॉर्ड्स और लंग। इसे गायक के लिए वोकल कॉर्ड और फेफड़ों के अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। ठीक, अ फॉर्म ऑफ ध्रुपद दैट परफॉर्म इन धमार ताला 14 बीट्स इज कॉल्ड धमार। धमार इज मोस्टली परफॉर्म ड्यूरिंग होली। ठीक, जो ध्रुपद का एक रूप होता है, रूप जो धमार ताल में प्रस्तुत किया जाता है, जो धमार कहा जाता है, और धमार मुख्य रूप से होली के दौरान गाया जाता है और इसमें 14 मात्राएं होती हैं। ठीक, अब ख्याल के बारे में देखते हैं। लिटरली मीनिंग ख्याल इट्स इमेजिनेशन, ये सोच पे की बात कर रहा है। ऑफन इट्स सेड दिस ख्याल इज क्रिएटेड बाय अमीर खुसरो। ख्याल को अमीर खुसरो द्वारा क्रिएट किया गया था। ठीक, भीमसेन जोशी जो किराना घराने से रिलेटेड है, वॉज एक्सपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंगिंग। इस फॉर्म के जो ख्याल गाते थे वो भीमसेन जोशी थे जो किराना घराने से बिलोंग करते थे। पंडित मालिकार्जुन मंसूर ऑफ जयपुर अतरावली घराना वाज आल्सो एक्सपोनेंट ऑफ दिस स्टाइल। जो पंडित मल्लिकार्जुन थे वो जयपुर घराना से बिलोंग करते थे। ठीक, और ये इस तरीके के ख्याल सिंगिंग करते थे। ठीक, तराना इज अ टाइप्स ऑफ द क्लासिकल म्यूजिक वेयर द पीस ऑफ द सॉन्ग रिमेन्स मीडियम टू फास्ट। इससे पहले मीडियम रहेगा फिर फास्ट गाया जाएगा। ठीक, दिस सॉन्ग्स आर परफॉर्म्ड टू कन्वे हैप्पीनेस जॉय। तराना वाज यूजुअली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द कंसर्ट। ठीक, तराना एक प्रकार का शास्त्रीय संगीत है जहां गीत की गति मध्य से तेजी की तरफ बढ़ती है। ये गीत खुशी, उल्लास और व्यक्त करने के लिए गाए जाते हैं। तराना आमतौर पर किसी संगीत सभा के अंतिम भाग में प्रस्तुत किया जाता है। अब हम लोग ठुमरी को देखेंगे। ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश में ठुमरी मैक्सिमम गाया जाता है। अराउंड 18th century at नवाब वाजिद अली शाह कोर्ट, थीम ऑफ द सॉन्ग इज मेनली रोमांटिक। द सम एक्सपोनेंट ठुमरी वाज, कुछ जो थे गुलाम अली खान, बेगम अख्तर एंड गिरजा देवी, ये इस ठुमरी से बिलोंग करते हैं। ठुमरी के मुख्य प्रमुख गायकों के बड़े गुलाम अली साहब थे, बेगम अख्तर और गिरजा देवी आदि शामिल हैं। यह 18वीं शताब्दी के आसपास उत्तर प्रदेश में नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुई थी। इस गीत की थीम मुख्य रूप से रोमांटिक और श्रृंगार रस से जुड़ी हुई है। ठीक, और टप्पा देखते हैं। इंस्पायर फ्रॉम द फोक सॉन्ग ऑफ पंजाबी कैमल राइड्स, जैसे पंजाबी ऊंट सवारों के लोकगीत से प्रेरित होकर और ये उत्पन्न हुआ है। सॉरी मैन डेवलप्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक कॉल्ड टप्पा। It is one of the difficult music form, especially of this song lie in its fast pace and complex composition that display dramatic twist and a turn on vowel and consonant. Tappa, sung by the Nidhu Babu, are known as Nidhu Babur Tappa. They were very popular in Bengal during 18th and 19th century. टप्पा के बारे में हम लोग देख रहे हैं। पंजाब ऊंट सवारों के लोकगीत से प्रेरित होकर सोरी मियाँ ने शास्त्रीय संगीत का एक नया रूप विकसित किया जिसे
सोरी मियाँ का नाम याद रखिए, जिसे टप्पा कहा जाता था। यह सबसे कठिन संगीत रूप में से एक है। इस गीत की विशेषता इस तेज गति और जटिल रचना है, तेज गति से और जटिल रचना है, जो स्वर और व्यंजनों पर नाटकीय तान और मोड़ प्रदर्शित करती है। निधु बाबू द्वारा गाए गए टप्पों को निधु बाबू के टप्पे के रूप में जाना जाता है। वे 18वीं 19वीं सदी के दौरान बंगाल में बहुत लोकप्रिय थे। सोरी मियाँ और मियाँ गुलाम नबी सोरी अवध के नवाब असफ उद दौला के दरबारी गायक थे। ठीक। गजल इज अ काइंड ऑफ लिरिकल पोएट, इज बेसिकली एक्सप्रेसेस द ब्यूटी ऑफ द लव एंड द पेन ऑफ सेपरेशन। ब्यूटी ऑफ द लव, पेन ऑफ जुदाई के गाने और प्रेम के गानों के बारे में गजल बताता है। द नेम इज बिलीव टू बी ड्राइव फ्रॉम अरबिक वर्ड गजल दैट मीन टू स्वीट टॉक और टू फ्लर्ट, टू टॉक amorously to women. Some of the famous ghazal written by Mirza Ghalib, Hafiz, Rumi and Muhammad Iqbal among other. गजल एक प्रकार की गीतात्मक कविता है। यह मूल रूप से प्रेम के सौंदर्य और अलगाव के दर्द को व्यक्त करती है। माना जाता है कि यह नाम अरबी शब्द गजल गजीला से लिया गया है, जिसका अर्थ है मीठी बातें करना, प्रेम प्रलाप करना या महिलाओं के प्रेम पूर्वक बात करना। कुछ प्रसिद्ध गजल लेखकों में से मिर्जा गालिब, हाफिज, रूमी और मोहम्मद इकबाल आदि शामिल हैं। कव्वाली it is a high pitch and fast paced Sufi devotion music whose origin sometimes attribute to Amir Khusro. It's basically the performing of Sufi poetry to music. Amir Khusro was the court poet of Delhi Sultan Alauddin Khilji, who was in powering during 1296 to 1316. यह ऊंचे स्वर और तेजी गति वाली सूफी भक्ति संगीत है, जिसकी उत्पत्ति का श्रेय कभी कभी अमीर खुसरो को दिया जाता है। यह मूल रूप से संगीत के साथ सूफी कविता की प्रस्तुति है। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और वो 1296 से 1316 के दौरान सत्ता में थे। ठीक। भजन इज अ काइंड ऑफ हिंदू डिवोशन सॉन्ग दैट आर पॉपुलर इन द नॉर्थ इंडिया। इट डेवलप्ड ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। थीम्स ऑफ द भजन टेकन फ्रॉम द एपिक्स एंड टीचिंग ऑफ द सन। जैसे ये महाभारत और रामायण से लिया गया, और संत जो टीचिंग ऑफ संत, जैसे उस शिक्षकों के द्वारा जो पढ़ाया जाता था, जो संत शिक्षक थे उनके द्वारा जो बताया गया था, उसके से लिया गया है भजन। कीर्तन इज ए यूनिक स्टाइल ऑफ डिवोशनल सॉन्ग वेयर इन मल्टीपल सिंगर नरेटेड और एक्सप्लेन अ लेजेंड, डिस्कस spirituality in a sale and response method. It's a practice in Hinduism, Vaishnavism, Sikhism, and or some sect of Buddhism and other religions. Being devotional in nature, both bhajan and kirtan are similar kind of music in the term of themes, idea, etc. However, there are certain difference in respect of form, method, etc. Bhajans is more free in the nature than kirtan. Bhajan जो है more free है, bhajan is more free in the nature than kirtan, and it's basically is a solo performance with or without musical instrument, whereas kirtan is more structured and typically performed in the group of accompanied with musical instrument. कीर्तन भक्ति गीतों का एक अनूठा शैली है, जिसमें कई गायक मिलकर किसी कथा या वर्ण या व्याख्या करते हैं। समूह संवाद, कॉल एंड रिस्पॉन्स पद्धति में आध्यात्मिकता पर चर्चा करते हैं। इसका अभ्यास हिंदू धर्म, वैष्णव, सिख और बौद्ध के कुछ संप्रदायों और अन्य धर्मों में किया जाता है। प्रकृति में भक्तिमय होने के कारण भजन और कीर्तन दोनों विषय, वस्तु, विचारों आदि के मामले में एक ही प्रकार के संगीत है। हालांकि रूप, पद्धति आदि के संबंध में कुछ अंतर है। भजन कीर्तन की तुलना में अत्यधिक स्वतंत्र प्रकृति का होता है और यह मूल रूप से वाद्य यंत्रों के साथ बिना एक एकल प्रस्तुति है, जबकि कीर्तन अधिक संचारित होती है और आमतौर पर वाद्य यंत्रों के साथ सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अब मेजर फॉर्म ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक, यहाँ पे हम लोग अब जो नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं मेजर फॉर्म द कर्नाटिक म्यूजिक, अब हम लोग इसका जो देखेंगे वो लेक्चर 11 में हम लोग देखेंगे। यहाँ तक हम लोग अभी तक हम लोग हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में देखें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे।